टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कुल 10 प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नांकित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? मतलब क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ? तो OECD मतलब क्या, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का फुल फॉर्म होता है, के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है। यह आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चीन के साथ। भारत में आयात का सबसे बड़ा भाग मतलब कि चीन के साथ होता है, और अभी वर्तमान समय में भी भारत का आयात का सबसे बड़ा भाग वह चीन से प्राप्त होता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता का आकलन योजना आयोग द्वारा मतलब कि वर्तमान समय में तो नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा गरीबी का नवीनतम अनुमान जो है वह 68वें दौर का सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कौन करता है? तो पहले योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका नामांकन 1 जनवरी 2015 किया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जबकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसेम, NREP, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने हेतु यह सभी कार्यक्रम था। तो IRDP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो IRDP का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसेम का क्या पूरा नाम? तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है ट्राइसेम का फुल फॉर्म? तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। NREP का क्या है? तो N मतलब नेशनल, R मतलब रूरल, E मतलब एम्प्लॉयमेंट, और P मतलब क्या? प्रोग्राम। तो भारत में ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने हेतु यह सभी कार्यक्रम चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक हिस्सा अपने जीवन यापन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। यह अवधारणा वस्तुतः उपभोक्ता के व्यय पर आधारित है। पहले योजना आयोग यह स्तर निर्धारित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त न कर सकने वाले को गरीब मानता था। लेकिन अब योजना आयोग द्वारा मतलब अब नीति आयोग द्वारा स्वीकृत तेंदुलकर फॉर्मूले में गरीबी रेखा का आकलन भोजना में कैलोरी की दैनिक मात्रा के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। और इस आकलन में प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किया गया। मतलब क्या भारत में गरीबी का स्तर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और कर्ता कौन है? तो योजना आयोग पहले करता था, लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखें। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन थे? तो जिस प्रकार से योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में
गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग का आंकड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उपभोग का आंकड़ा। योजना मतलब कि नीति आयोग गरीबी रेखा से नीचे अधिवासी जनसंख्या की गणना हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय मतलब कि NSSO द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का इस हेतु उपभोग करता है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय ही है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है वो परिवार का उपभोग व्यय ही है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके जैसा राष्ट्रपति नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद सबसे सुंदर छवि और सबसे कह सकते हैं मतलब क्या देश प्रिय लोकप्रिय आम जनता के दिलों में बसने वाले एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को जाना जाता है। तो इनके द्वारा ही यह किया गया था। इस हेतु उन्होंने मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 4 प्रकार के संपर्क मुहैया कराने की बात कही। वास्तविक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तथा ज्ञान के संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक संपर्क। मतलब कि इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं दिया जा सकता है और इससे गांव का भी विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। यह अभियान प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसको राज्यों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण घटक हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं शिक्षा पाने का जो राइट है, वो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। मतलब क्या फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या बच्चों का यहाँ पर अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या गार्जियन का मतलब क्या बच्चे के जो गार्जियन मतलब यह नहीं कि सिर्फ माता पिता हैं, मतलब क्या बच्चे के जो भी संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को वह स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। और DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य का यह मतलब क्या कह सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि वो अपने मतलब क्या सुविधा के अनुकूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो यह एक संवैधानिक बात है क्या, तो राइट टू एजुकेशन मतलब क्या शिक्षा का अधिकार, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और अभी नई शिक्षा नीति 1986 मतलब 1986 के बाद पहली बार मतलब कि लगभग 24-25 साल बाद भारत में पुनः नई शिक्षा नीति लाई गई है। किसके मतलब कि किस कमेटी की सिफारिश पर? तो के कस्तूरी रंजन सर के कमेटी की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति भारत में लाई गई है। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश। मतलब कि कुल्लू घाटी, मनाली, यह सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? नहीं करता पूछ रहा है। तो जब भी परीक्षा हॉल में जब आप बैठे आप तो हमेशा याद रखें जिस भी क्वेश्चन में नहीं रहे तो आप उस नहीं को टिक कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या नोट पूछ रहा नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठेकेदार। मध्याह्न भोजन योजना को ठेकेदार प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, जबकि इससे सभी इसमें शामिल होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 कब से? तो 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न मतलब कि MDM योजना चालू किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। यह सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।